क्या आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन जो है ना, ये डेरिवेटिव का उल्टा है। इसको आप बोल सकते हो एंटी डेरिवेटिव। इसको एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हो, या तो इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। तो कैसा होता है, देखो मान लो कि अपने को पता है कि डी साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, ये तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, मतलब एक तरीके से आप इसको ये सोच सकते हैं, डी एक्स इधर चले गया तो कॉस एक्स डी एक्स हो गया, विल बी इक्वल टू साइन एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि Oh, साइन एक्स उल्टा है ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। प्रिमिटिव भी बोलते हैं। प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ कि कॉस एक्स किसको डिफरेंशिएट करके आया, तो आंसर है साइन एक्स को डिफरेंशिएट करके आया। मतलब पहले क्या था डिफरेंशिएशन के पहले, इसलिए प्रिमिटिव। पहले क्या था प्रिमिटिव, स्टार्टिंग में क्या था। ठीक है, बेसिक इजी टू लर्न है एंटी डेरिवेटिव, राइट। एंटी डेरिवेटिव, इसके पूरे फॉर्मूलेज ऐसे ही निकले हुए। ठीक है, तो जैसे कि कोई अब जब भी आप इंटीग्रेट करोगे ना, कोई फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे तो एक नया फंक्शन मिलेगा, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स मिल गया। इसमें एक प्लस सी भी लिखेंगे। ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसको इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो आंसर आया वो डेफिनाइट नहीं आया। क्यों, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस जीरो। एग्री। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा। हेलो फातिमा, हो ना साथ में। yeah. एक्स स्क्वायर प्लस थ्री को डिफ्रेंशिएट करोगे तो भी 2x मिलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को डिफ्रेंशिएट करोगे तो भी 2x मिलेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, थ्री का कांस्टेंट जो भी उनका जीरो हो जाएगा। Yeah. तो क्या होता है ना, 2x को जब इंटीग्रेट करूंगा मैं तो लॉजिकली मुझे मिलना चाहिए एक्स स्क्वायर, है ना। लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि इधर क्या वेरिएबल था, क्या कांस्टेंट Zero था, भी हो सॉरी। सकता है. इसलिए हम एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस सी को डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे 2x मिलेगा। अब सी कैन बी जीरो ऑल्सो, क्योंकि एक्स स्क्वायर अकेला भी रहता तो भी इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा। समझे आप। Yep. तो इंटीग्रेशन में ये प्लस सी आता है, तो इसको इंडिफिनिट बोलते हैं कि हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, हमें पता ही नहीं सी एग्जैक्टली है क्या। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो ये है इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं इसे। तो मान लो अगर मैं ऐसा पूछूं आपसे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स, आप क्या आंसर होगा, लॉजिकली बोल सकते हो। Integration of एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एफ एक्स इज एफ डैश एक्स, क्या रहेगा, लॉजिकली सोच सकते हो। fx. एफ ऑफ एक्स, राइट, प्लस सी। हमें पता नहीं प्लस में कुछ था कि नहीं, क्योंकि इसका है ना, ये तो बस लॉजिक से इसको लिख लो। फिर इसके फॉर्म, तो जैसे कि हमने डिफरेंशिएट पढ़े ना, कुछ रूल्स थे कुछ फॉर्मूलेस थे, वैसे इसमें भी इसके फॉर्मूलेस है, कुछ रूल है। जैसे रूल था यू इंटू वी चेन रूल, वैसे इधर भी कुछ है। जिसका डिफरेंशिएशन अच्छा आता है उसको इंटीग्रेशन ईजी जाता है। फिजिक्स में जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो लगते हैं वो कर लेंगे। बाकी मैथ्स में तो इसको इंटीग्रेशन को डिटेल में पढ़ना है 15 दिन, 10 दिन तो। 15. हाँ, इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स ऑफ जेईई एडवांस मींस। Oh. एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन जो चैप्टर है वो तो उस पर सबसे जेईई के मुश्किल क्वेश्चन बनते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन इधर हमको चिल है, ज़्यादा नहीं है, जितना काम चलाओ पढ़ना है। इसको लिख लो पहले आप। Done. ये सही, रनिंग नोट्स बनाएंगे तो अच्छा है। लैपटॉप पे लेक्चर करते हो क्या आपके मोबाइल पे करते हो। iPad. हाँ गुड, बड़ी स्क्रीन पे करना चाहिए। देखो अब तो कुछ फॉर्मूलेस देख लो। पहला, एक्स इज टू पावर एन डी एक्स, ये अपना बहुत काम में आता है। ये फॉर्मूला था एक्स इज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, इसको दिमाग में डिफ्रेंशिएट करो तो एन प्लस वन नीचे उतरेगा,
और ऊपर क्या होगा n+1 -1, और ये नीचे n+1 है इसके, ये कैंसिल होकर देखो x⁴n मिल जाएगा। सही है। Yeah. ठीक है, छोड़ो, उतना सोचना नहीं है अपने को तो इसको है ना अलग एंटिटी जैसे लर्न करना है। हम हर चीज उससे रिलेट करते बैठेंगे ना, कंफ्यूजन भी होगा। जैसे उसके आपने फॉर्मूले याद कर ली, वैसे इसके भी 5-10 फॉर्मूले याद कर लेंगे तो अपना पूरा चैप्टर निपट जाएंगे, और प्रैक्टिस कर लेंगे तो फॉर्मूले पक्के हो जाएंगे। ठीक है, x⁴n का इंटीग्रेशन ये होता है। जैसे कि अब मैं आपको पूछूं अगर x³ का इंटीग्रेशन, तो आप ये आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाएगा कि वो है Yeah. 3+1 अपॉन Raised to 4 3 upon. प्लस, राइट राइट करेक्ट, प्लस c। हाँ, इसमें कंडीशन है कि n कैनॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि अगर -1 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। -1 + 1 डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा ना, विच इज नॉट पॉसिबल। एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर एक और ले लें हम लोग, x√x का इंटीग्रेशन, क्या करेंगे इसको पहले? पहले x raised to 1 into x raised to हाँ, half. इसको याद रख लो, बोला ना मैंने आपको, 1 हाँ, + 1/2 इज 3/2 है ना, √a, a⁴3/2, ऐसे ही x√x, x⁴3/2। हाँ, वो आप सही बोल रहे हो, 1 x⁴1 है, बाजू में √x का मैं x⁴1/2 एडिशन करिए, मतलब पावर ऐड हो जाएंगे 1 + 1/2। ठीक है, x then का, x raised to 5/2 upon 5/2. करेक्ट, गुड, 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1, राइट, तो 5/2 ही हो गया, करेक्ट। तो फॉर्मूला ऐसे लगाने जैसे उसमें लगा रहे हो आप, सी 2 को ऊपर भेज देंगे, 2x⁵ अपॉन 5। तो पहला फॉर्मूला हमने इंट्रोड्यूस किया। तो अगर n-1 हो जाएगा, देखो n-1 नहीं है तो ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर n-1 होगा, इधर n की जगह -1 लिख दोगे तो x⁻x क्या होता है, 1/x। तो ये x⁻1 ही हो गया ना। Yeah. इसका अलग से फॉर्मूला है ln x। याद करो वो दिन कि ln x को हम जब डिफ्रेंशिएट करते तो 1/x मिलता था। Yeah. हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इधर सेकंड फॉर्मूला अपने ये लिख दी फिर। बहुत फन है। अच्छा, अब अगर बताओ क्वेश्चन ऐसे होता, 1/t² dt, तो कैसे करते हैं इसको, करो इंटीग्रेशन ऑफ, Okay. हाँ 3 upon t raised to plus 1. सॉरी वापस बोलो, पहले क्या किया, -2 लिख दिया इसको, आपने डिफरेंशिएट तो नहीं कर दिया ना, फॉर्मूला लगाओ, n इज -2, n+1 अपॉन n+1, n इज -2। हाँ. हाँ हाँ, अच्छा, तो ऐसे नहीं कर सकते क्या, like because t square is down, so we apply the formula down. ये वाला ना, ये वाला अप्लाई कर दिए कि नहीं, अप्लाई द फॉर्मूला डाउन नहीं है, अप्लाई द फॉर्मूला x⁴n का ही फॉर्मूला है, n कुछ भी हो, n कैन भी नेगेटिव, बस x, लेकिन x तो ऊपर ही होना चाहिए, नो मीटर डाउन। और तो इसका आंसर ही रहेगा, मतलब ये -2 ऊपर हो गया, n हो गया, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो and the -1, above formula 1 upon x, so even that could be applied, right? राइट राइट, ये नहीं अप्लाई कर सकते हम। आपके हिसाब से ln x² हो जाएगा, ln t² हो जाएगा इसका आंसर, 1/x का ln x है तो 1/t² का ln t², दो फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूला एक ही है। ये एक स्पेशल केस है कि t का पावर -1 रहेगा तो 1/t हुआ ना, ये इसका स्पेशल केस है n-1 के लिए, बाकी उसके अलावा So n कुछ भी हो। valid for -1. हाँ हाँ, दैट इज ओनली वैलिड फॉर -1, क्योंकि हमने फर्स्ट फॉर्मूले में मेंशन कर दिया ना कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि वैलिड ही नहीं होगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, इसलिए। All right. हाँ, चलो थर्ड फॉर्मूले, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है -cos x, cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन, सॉरी साइन एक्स,
जितने फिजिक्स में लग रहे उतने लिखा तो भैया, नहीं तो मैं तो मैथ्स में जाऊंगा। वैसे ही सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब मुझे बताओ सेक्स स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन मिलता था, याद है? सॉरी, सेक्स स्क्वायर एक्स किसको डिफरेंशिएट करने में मिलता था? आई थिंक माइनस माइनस नहीं, 10x। 10x का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स है। tan x का, हाँ tan x का सेक्स स्क्वायर। राइट राइट। और कोसेक एक्स स्क्वायर अभी याद आ जाएगा, बोलो कोसेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है? सर कोसेक स्क्वायर कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन था। तो ये कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन था माइनस कोसेक स्क्वायर, तो ये माइनस कॉटेक्स हो जाएंगे। उल्टा समझा? लग रहा उल्टा करना है उतना मत, मतलब इसको अलग ही याद रख लो। मैं बस चेक कर रहा हूँ, देखो आपके ये देखो जैसे कि sec x इंटू टेन एक्स, ये किसका डिफरेंशिएशन है? sec x का। है। या वैसे ही बट आई हैव अ क्वेश्चन, द ऊपर वाला cot x will be minus cos x square x का। देखो तो याद, इधर देखो यहाँ पर भी आप वो क्वेश्चन उठा सकते थे, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स कैसे हो गया? कॉस एक्स का तो प्लस साइन एक्स होता है। हाँ हाँ, ऐसा क्यों? देखो सुनो, माइनस कॉस एक्स का आप डिफरेंशिएट करोगे तो पहले माइनस एन बाहर निकलेंगे और फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा? माइनस साइन एक्स, विच इज साइन एक्स। समझे? क्योंकि cos x का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस cos x का प्लस साइन एक्स हो जाएंगे। let it be। समझा? नहीं, देखो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो? cos x का माइनस है। राइट। अभी अपन इधर क्या कर रहे हैं? माइनस cos x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये माइनस वन को बाहर निकाल दिए एक तरीके से और सिर्फ cos x बचा, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन माइनस साइन एक्स। तो फाइनल में आपको साइन एक्स ही मिला। ओके वो एडजस्ट हो जाता है। तो वैसे sec x tan x, sec x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है कोसेक कॉट एक्स, कोसेक एक्स का होता है, तो कोसेक कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कोस माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इतने ही दिए फॉर्मूले, चलो खुशी की बात है। हुआ? यस। अच्छा सुनो, एक चेन रूल जैसा कुछ था, याद है? अब मान लो साइन एक्स की जगह साइन टू एक्स है, ये चेन रूल, इसमें चेन रूल जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें अगर लीनियर है तो क्या करते हैं हम लोग, साइन के अंदर नया एक्स्ट्रा जो फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स, याद आ रहा? जी ऑफ एक्स, चेन रूल, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो हम लोग चेन रूल में क्या करते हैं? पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएट करते फिर अंदर वाले करते, याद आ रहा? यस। हम लोग इंटीग्रेशन में थोड़ा अलग करेंगे, पहले बाहर वाले का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, तो वो लिख देंगे, ये राइट है। लेकिन जो अंदर वाले है ना, उसको डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर में, 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू वन प्लस सी, तो इसमें थोड़ा अलग खेल है। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होता है वो भी डिनोमिनेटर में, बस डिफरेंशिएशन को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। डिनोमिनेटर में लिख देंगे डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 2 मतलब 2 इंटू वन। देखो इसको मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। एक्चुअल में ये होता कैसे है, आप लेट, इसका प्रूफ अगर करूँ मैं, लेट t इक्वल टू 2x, हम एक सब्सिट्यूट कर दिए, तो अभी क्वेश्चन क्या बन गया? साइन t है ना। अब इधर dx है, इधर क्या चाहिए? dt, तभी तो इंटीग्रेट हो पाएगा, सेम वेरिएबल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, सही बात, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1, तो dt is equal to 2 dx, which implies dx is equal to dt by 2। तो बात ये है कि अगर अगर मैं इस 2x को
टी से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो इस dx को मुझे भी रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ dt। तो ये dt/2 बन गया इतनी मेहनत के बाद। तो ये फाइनली क्या बन गया, dt/2। ये dx बन गया dt/2 और ये 2x को t लिखा। तो ये 1/2 तो कांस्टेंट बाहर निकला, sin t dt। तो 1/2 sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x cos t, cos sin x का माइनस cos x, तो sin t का माइनस cos t। अब t को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि आंसर तो x में चाहिए, तो आंसर मिलेगा माइनस cos t की जगह आ जाएगा 2x/2। तो इतना बड़ा गेम हुआ इधर। तो हम ये सब नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, साइन बाहर वाले फंक्शन को का इंटीग्रेशन लिखेंगे और जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन नीचे लिख देंगे। लेकिन इसमें ना कंडीशन है, ये लीनियर ही होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, आप अगर ऐसे करोगे तो ऐड नहीं हो सकता। सुनो, अगर साइन एक्स स्क्वायर कर लोगे तो आपका दिमाग क्या चलेगा, साइन एक्स को देखोगे बोलेंगे सर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x लिख देती हूँ, है ना। ये रॉन्ग है। ये जो इनपुट है लीनियर ही होना चाहिए, ये रॉन्ग है। मतलब अगर मान लो, देखो अगर cos 3x अगर है तो ये वैलिड है, इनपुट जो है cos के अंदर लीनियर होना चाहिए। मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, पेज पलटा के देख लो फॉर्मूले। माइनस साइन एक्स, ना डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन साइन एक्स। हाँ तो क्या आंसर रहेगा बोलो, तो साइन एक्स, साइन एक्स नहीं, साइन 3x अपॉन, अच्छा साइन 3x भी लिखना है। हाँ ये सेम लिखना है ना, अंदर का फंक्शन सेम ही रहता है। हाँ अपॉन 3। अपॉन 3, राइट, समझ गया ना। लिखो, इस पे 5-10 क्वेश्चन लेंगे अभी। फॉर्मूले कुछ ज्यादा ही कम हो गए लगे ले। इसको आप कैसे ट्रीट कराने का दिमाग चला, आरएनसी 1/X से, तो 1/X का इंटीग्रेशन क्या है, ln x। तो आप इसको एक टर्म मान के इसको लिख देंगे ln x+1, लेकिन ये x की जगह कुछ और है तो उसका डिफरेंशियल नीचे आएगा 1, x का 1 + 0, समझे। सर नो आई डिडंट। देखो सर, ये x है तो ln x आंसर आता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/X ln x। अब x की जगह ये 1/x + 1, वन x + 1 टर्म ना। हाँ देखो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये क्वेश्चन में आ जाओ, 3x था, cos 3x + 3 भी 2 भी अगर होता तो ये एक टर्म मानते हैं हम लोग, और बाहर वाला फंक्शन देखते cos है, लिखते sin आएगा, अंदर का सेम लिखे, और फिर क्या कि अंदर वाले का डिफरेंशिएट किया, तो 3x का 3 हो गया + 0, तो ये आंसर हुआ। मतलब x की जगह यहाँ होना क्या चाहिए था, cos x, लेकिन यहाँ पर x की जगह ये है, वैसे ही यहाँ होना क्या चाहिए था, 1/X होना चाहिए था ln x, लेकिन x की जगह क्या है, x+1, तो ये हो जाएगा ln x+1 अपॉन x+1, जो अलग टर्म है उसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, जो अलग टर्म है।
हाँ वो अलग टर्म की कंडीशन क्या है, वो लीनियर होना चाहिए, मतलब इट शुड बी डिग्री वन, इट शुड हैव डिग्री वन, एक्स का पावर वन, क्वाड्रेटिक नहीं चलेगा, क्यूबिक नहीं चलेगा, समझाइए अभी। या अच्छा अभी बताओ इसको किस में बैठाओगे। फर्स्ट डू आई ओपन द ब्रैकेट्स? नहीं ओपन, देखो ओपन द ब्रैकेट आप कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, उससे बेटर क्या है, इसको कैपिटल एक्स, ये लीनियर है ना, कैपिटल एक्स क्यूब जैसे ट्रीट कर लेते हैं, तो ये एक्स पावर एन के रेंज वो उसमें जा रहा है, राइट। जैसे हमने इसको कैपिटल एक्स लीनियर है, तो अगर लीनियर है तो आप इसको कैपिटल एक्स जैसे मान लो, तो आंसर क्या आएगा, एक्स प्लस टू होल रेज़ टू पावर थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन, और बाजू में नीचे इसके डिफरेंशियल आएगा वन प्लस जीरो प्लस सी, समझे। ठीक है, हो जाएगा अभी, चार तीन ऐसा टाइम लगता है, दो तीन क्वेश्चन के बाद फिर आप पूरे करोगे। नहीं चलो ट्राई करो, टाइम लगना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। लिखना, या तो देखो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन जैसे डिफरेंशिएशन का था वैसे ही, अगर प्लस माइनस दो फंक्शन ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे हम डिफरेंशिएट इंडिविजुअली कर लेते थे, लेकिन उसमें इंडिविजुअली प्रोडक्ट में नहीं कर पाते थे, यहाँ पर भी प्रोडक्ट में नहीं कर पाएंगे और डिवीजन में भी नहीं कर पाएंगे, इसके रूल्स अलग है, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जैसे उधर हो रहा था वैसे ही हो गया, और यहाँ पर जैसे उधर हो रहा था कि के कांस्टेंट अगर है तो उसको बाहर निकालो और सिर्फ जो फंक्शन वेरिएबल है उसको इंटीग्रेट करो, जैसे कि हम के कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल के सिर्फ फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, याद है ना। सेम इज, हो गया ऊपर का लिखना। यस अब देखो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मान लो कि जो इंटीग्रेबल चीजें नहीं होती है, जैसे कि साइन एक्स स्क्वायर इज नॉट इंटीग्रेबल, क्योंकि कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू एक्स नहीं लिख सकते, अलाउड नहीं है, लेकिन मान लो इधर कहीं एक्स लिखा है, साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, तो यहाँ इंटीग्रेशन विद सब्स्टिट्यूशन में आपको डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ता है, हम क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये इंटीग्रेबल हो जाए, अभी इंटीग्रेबल नहीं है, साइन एक्स स्क्वायर इज नॉट इंटीग्रेबल, तो हम क्या करते हैं, ऐसी चीज ढूंढते हैं जिसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो इंटीग्रेबल हो जाए, तो मैं इधर क्या करूंगा, ये साइन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है लेकिन साइन एक्स इंटीग्रेबल है, तो मैं क्या करता हूँ टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर मुझे इसको इसको तो रिप्लेस कर दिया, अब इन्हें भी रिप्लेस करना है, डी टी के फॉर्म में लाना है, तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, तो मेरे पास इधर एक्स डी एक्स है, तो डी टी बाई टू, ये टू को नीचे भेजा और डी एक्स को ऊपर भेज दिया, इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, मतलब मैं अगर इसे t लिख रहा हूं तो एक्स डी एक्स मेरा बन जा रहा है डी टी बाई टू, तो मेरा नया मतलब न्यू इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इन टर्म्स ऑफ t रहेगा साइन टी डी टी बाई टू, तो ये वन बाई टू उतना बाहर निकला क्योंकि कांस्टेंट है, और आपका इंटीग्रेशन होगा साइन टी डी टी, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी, तो कॉस एक्स होता है, देखिए एक्स में इधर टी, वेरी कॉम्प्लिकेटेड।
हाँ, ये बहुत है भारी टॉपिक है। तो कुछ देखो इसमें ना, आपका डिफरेंशिएशन से कितनी दोस्ती है वो मालूम पड़ेगी। देखो इस ये लास्ट तक समझा क्या? भले ही भारी पढ़ाऊंगा, सर पे हैवी लगाऊंगा, लेकिन समझा कि नहीं समझा ये बताओ पहले। नहीं समझा? नहीं। ठीक है। ये इंटीग्रेबल नहीं है। हम अब साइन के अंदर अगर देखो, साइन के अंदर 2x है तो इंटीग्रेबल है, cos 2x/2 है ना, माइनस cos 2x। साइन के हाँ अंदर 3x है तो भी इंटीग्रेबल है, साइन के अंदर 3x प्लस हाँ 4 है तो भी इंटीग्रेबल है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर इज नॉट इंटीग्रेबल। साइन एक्स स्क्वायर इज नॉट इंटीग्रेबल। तो करें क्या? तो हम यहाँ लीनियर होना चाहिए था, एक्स ये क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए। तो t के टर्म्स में लेके जा रहे हैं हम, t को एक्स स्क्वायर ले लिया, तो साइन t इज इंटीग्रेबल अगर dt रहा तो, राइट? यस। तो हमने क्या किया, पहला दिमाग ज्यादा लगाया नहीं और इसको t ले लिया, तो ये बन गया। फिर हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, क्योंकि dx को रिप्लेस करना है, तो हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किए। तो ये हो गया dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x। सही है। फिर हमने What is the way of differentiating with x? ये 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x ही होगा ना। Like why did you want to replace dx? हाँ, क्योंकि अरे आप ऐसे थोड़ी इंटीग्रेट कर सकते हो, साइन टी और बाहर एक्स डी टी, एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट, ये सब एक ही वेरिएबल में होना चाहिए ना, सब एक्स में होना चाहिए, सब सब टी में होना चाहिए, तभी इंटीग्रेबल होगा। अलग अलग वेरिएबल में नहीं हो पाएगा। Alright. तो यहाँ पर क्या हुआ, डी टी इज इक्वल टू 2x dx। अब इधर देखो, ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन की ब्यूटी क्या रहती है, एक्स ये अवेलेबल रहना चाहिए। ये अवेलेबल नहीं रहे तो क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ से एक्स हटा दूं ना, तो मेरे पास डी टी बन ही नहीं पाएगा। यहाँ से इनसे एक्स डी एक्स से मेरा डी टी बन रहा है, विच इज डी टी बाई टू। तो इस एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिखने वाले, डी टी बाई टू, और इसकी जगह टी लिखे, तो अब हमारे नया दुनिया आ गई टी में, जो इंटीग्रेबल है। यहाँ पर थोड़ा अपने को दिमाग और प्रैक्टिस की जरूरत क्वाड्रेटिक पड़ेगी। में बाय 2 आएगा। हाँ, बाई टू आ रहा है, डी टी बाई टू, डी टी नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। तो आपको सोचना है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल एक्स अवेलेबल है क्या, एक्स एक्स 2x होता है, लेकिन 2 को हम एडजस्ट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल एक्स 2x होता है, लेकिन हम एक्स अकेला भी है तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन बाजू में एक्स है, अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी ले रहा हूं तो कहीं ना कहीं एक्स है क्या, ये हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें डिफरेंशिएशन की, ये इंटीग्रेशन, ये टॉपिक समझने के लिए आपको डिफरेंशिएशन अच्छा होना चाहिए, कि आप पूरे दिमाग में डिफरेंशिएट कर दो, ढूंढो डिफरेंशिएशन है क्या अवेलेबल कहीं तो। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, 4-5 क्वेश्चन बाद फिर आएंगे। ये मैं बोला इंटीग्रेशन बहुत सुकून से पढ़ने वाला चैप्टर है। अब यहाँ पर इतने फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि फिजिक्स में यूज हो रहा है, लेकिन ठीक है, जितना भी आप अगर बोर्ड की बुक से कर लेंगे ना प्रैक्टिस, जैसे डिफरेंशिएशन आ गया है, उसका सेंस बैठ गया, वैसे ये भी हो जाएगा। बच्चों को फिजिक्स मुश्किल ही इसलिए जाता है क्योंकि उसमें उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है। बेचारा फिजिक्स खुद ही बदनाम है, क्योंकि उसमें मैथ्स है, बल्कि नीट के बच्चों को मुश्किल जाता है, मैथ्स नहीं पढ़ते ना वो लोग। ये तो आप डिटेल में पढ़ने वाले 12th में। नेक्स्ट वाला ट्राई करो। I didn't understand this in the previous question. How do I keep these terms x cube and 3x square as? Are they आपको ये सोचना है कि जिसको आप टी ले रहे हो,
उसका dt उसका डिफरेंशिएबल अवेलेबल है क्या? डिफरेंशिएशन आसपास अवेलेबल है, ये सोचना है। आप अगर इसको t ले लोगे तो इसका डिफरेंशियल इधर अवेलेबल है एक्स क्यूब का। तो आपको ये सोचना है, इसमें ना डिफरेंशिएशन की नॉलेज ज्यादा यूज होती है। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन और बना ले, Basically, x cube is differentiated in the second term. हाँ जैसे कि ये क्वेश्चन है, अगर मान लो तो मैं अगर ई रेस्ट पावर एक्स को टी ले लूँ तो उसका डिफरेंशियल ई रेस्ट पावर एक्स ही आता है। आपको टी उसको लेना है जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो। तो आप पहले सोचोगे कि डिफरेंशिएशन अवेलेबल है कि नहीं, फिर आप उसको टी ले लोगे तो आप Available. अवेलेबल है तो टी इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसको बोलो डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको क्या मिलेगा बताओ? 1/3. डी टी बाई डी एक्स, हाँ अच्छा डायरेक्ट बोल रहे हो आप, थ्री एक्स हाँ. स्क्वायर मिल जाएगा। तो दिस One विल बी by इक्वल टू three डी टी because बाई थ्री, डी टी बाई थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें भी देखो ना क्या हो रहा है, हम एक्स के टर्म एक तरफ कर दे रहे और टी के टर्म एक तरफ कर रहे हो। कांस्टेंट तो ठीक है, कहीं भी जा सकता है। या तो मैं, मेरे को जो क्वेश्चन में दिया है थ्री भी इंक्लूडेड किया है, तो पूरे थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स को मैं डी टी लिख सकता हूँ क्वेश्चन के हिसाब से, समझे? तो ये हो गया कॉस टी डी टी। कॉस टी क्या होता है? साइन टी। देखो ये जो चीज इतनी कॉम्प्लेक्स थी ये वाली, ये थी एक स्मार्ट डिफरेंशिएशन सब्स्टिट्यूशन से सिंप्लीफाई हो जाती है। ऐसी बन जाती है कि इंटीग्रेबल है, पहले इंटीग्रेबल नहीं दिख रही थी। साइन टी प्लस सी, अब टी को आप रिसब्स्टिट्यूट कर दो, टी क्या था? एक्स क्यूब, तो इसका आंसर है साइन एक्स क्यूब प्लस सी। why didn't we do anything with 3x square? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर डी टी बन रहा है ना, पूरा के पूरा डी टी बन रहा है। आप एक को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन का फ्रेमिंग ही ऐसा है, क्यों बन जाएगा। अगर ये नहीं रहेगा आसपास ना, इसको टी लेके आप कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि आपको डी टी नहीं मिल पाएगा। डी टी इज थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसलिए मैंने इनकी जगह डी टी लिख पाया, तो पूरी चीजें टी में कन्वर्ट हो गई। So can you give me 5 minutes? I'll just comprehend and write this question on my own basis. हाँ हाँ चलेगा आराम से। Yeah. हुआ कंप्रहेंड? Sorry. हुआ? समझा कुछ? Sorry. बिकॉज सुनो, दो तीन क्वेश्चन के बाद ऑटोमेटिकली सेंस बन जाता है, डोंट वरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड था। देखो सुनो, इसमें देखो एक लॉजिक तो ये बिठा लो पहले, तो साइन के अंदर जो है या कॉस के अंदर जो है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। तो मुझे पहले इतना बताओ कि इसमें क्या टी लेना चाहिए, बताओ? X. ई रेस्ट पावर एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स, और ई रेस्ट पावर एक्स का डिफरेंशियल ई रेस्ट पावर एक्स ही होगा। तो डी टी इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स डी एक्स। तो देखो ये बना बनाया बर बैठा है इधर, इसकी जगह डी टी बनने को तैयार। क्वेश्चन फ्रेमिंग ही ऐसी रहेंगी कि वो बन जाएगा, इतना ओवर थिंकिंग मत करो, थोड़ी देर में सेंस बनेगा आपको, क्योंकि मैं खुद ही फ्रेम कर रहा हूँ पूरे क्वेश्चन। तो देखो साइन टी डी टी ये बन गया। अब साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस टी प्लस सी। तो टी हो जाएगा, टी टी क्या था? रीसब्स्टिट्यूशन, कॉस ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस सी। समझा आपको? Okay. अच्छा ये ठीक है, इस ये वाले में बताओ, इसमें किसको टी ले, सोचो। कौन सा है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सोचो टी किसको ले। हम टी इधर देखो, टी हम एल एन एक्स को लेंगे, क्यों? Because ln(x) का integration is 1 upon एल एन x. एक्स का डिफरेंशिएशन इज वन बाय एक्स, Yeah, sorry. राइट, करेक्ट। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स। तो डी टी इज नथिंग बट डी एक्स बाई एक्स। तो ये जो डी एक्स बाई एक्स है ये बन जाएगा डी टी, और वो बन जाएगा टी। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही हो गया, एल एन एक्स टी बन गया और डी एक्स बाई एक्स क्या बन गया? डी टी। तो टी डी टी इंटीग्रेशन क्या होगा इसका?
टी रेस्ट टू पावर 1+1 है ना, 1+1 2/2 प्लस सी। अब टी क्या था, ln x² बाई 2 प्लस सी। समझा आपको? dt equals to dx upon x तक समझा। अच्छा, तो फिर सब हमने पुट कर दिया ना, जो हमने टी लिया था उसको पुट कर दिया। टी किसको लिए थे हमने, ln x को टी लिए थे ना। क्वेश्चन क्या था, ln x, जो आप प्लीज आप dx, तो ये बेसिकली है क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ, ln x तो ठीक है, और यहाँ पर dx/x है ना, x को इधर भेज दिया, तो dx/x ये बन गया dt। तो मैं ऐसे बता रहा था बस, dx/x, ओके, ये हो गया dt और ये t हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ t क्या हो जाएगा, पावर 1 है विद रिस्पेक्ट टू dt, 1 n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो t बेसिकली t² 2 प्लस सी। t क्या है, ln x, तो ये हो जाएगा ln x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। समझे? या अच्छा, ये ट्राई करना, पूरा लिख लो पहले फिर ये ट्राई करना। कुछ क्लिक हुआ? like if we take √1 separately and plus u square separately, then it becomes नहीं 1 and नहीं नहीं फातिमा, ये नहीं होता ऐसा, मैथ्स में तो नहीं होता भाई ऐसा, मिस्टर जोक, ऐसा नहीं होता है। √2+3 इज नॉट इक्वल टू √2 + √3, इट्स √5। समझे? ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी मत करो। हाँ, अब दूसरा बोलो कुछ। फिर मेरे को पता ही नहीं इसमें। हाँ, पता नहीं था कुछ भी, तो फंडामेंटल है ना, ऐसा थोड़ी होता है मैथ्स में, 5th 6th का है तो। खैर, ऐसा नहीं होता है। वैसे ही a+b होल स्क्वायर, a² + b² नहीं होता है ना, +2ab एक्स्ट्रा आता है, वैसी बात है वो, 1/2 1/2 बांट नहीं सकते आप। ठीक है, तो क्या करेंगे, और कुछ दिमाग चला, टी किसको लेना है सोचे, दिख रहा है कि टी 1+u² को ले लेते हैं। अब लेकिन ये x के टर्म्स में नहीं है, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि u दिया है ना उधर, तो इधर मिलेगा मेरे को dt/du इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशियल 0 और u² का 2u, तो dt/2 इज इक्वल टू u du। देखो क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही ऐसी है कि यहाँ पर du दे दिया है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, dt/2, और इसकी जगह आपने क्या लिखे, t। तो अब ये क्वेश्चन हो गया, तो t⁻1/2 n is 1/2 dt, तो t⁻1 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस c 1/2 t⁻3/2 अपॉन 3/2 2 2 कैंसिल प्लस c, और t डी सब्सिट्यूट करो, t क्या था, तो आंसर है 1+u² होल रेस्ट पावर 3/2 अपॉन 3, क्योंकि इंटीग्रेशन u का कर रहे हो तो u में ही आंसर आएगा, x का कर रहे हो तो x में आएगा। समझे? No, I'm trying to understand. ये तो सेम में ना, पुराने क्वेश्चन जैसी है, 1+x² की जगह 1+u² है। ऊपर वाला पार्ट। हाँ, ये वाला ही ना, सब्स्टिट्यूशन ही ना, यही कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको। Yes. अब देखो u² का इसका डिफरेंशियल दिमाग में सोचो, 1 का 0 हो जाएगा और u² का क्या होगा, 2u, तो u du वो 2u। होएगा बस, यू नहीं होगा ना। अरे नहीं रे बाबा, x² का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x, हाँ। 2 अकेला होता है क्या, No. u² का 2u होगा। अगर तुम x² को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 2x होगा, u² को विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 2u होगा। अभी समझा ऊपर का पार्ट, प्रैक्टिस लेंगे इसकी वजह से। या समझा ऊपर का पार्ट। जैसे वेलोसिटी जो होता है,
अगर आपको मान लो s दिया है 3t² प्लस 4t प्लस 1 और बोला आपको फाइंड वेलोसिटी एट इंस्टेंट, किस टाइम पे वेलोसिटी निकालना है, t इक्वल टू 1 पे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम काइनेमेटिक्स में पढ़ने वाले, इंस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। तो अब मुझे बताओ s अगर ये है 3t² 4t प्लस 1, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट अगर करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो मुझे क्या मिलेगा, ds बाई डी टी इज इक्वल टू 3, क्या मिलेगा, t² का डिफ्रेंशिएशन 2t प्लस 4t का डिफ्रेंशिएशन 4 प्लस 0। तो आपको ds बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, तो आपको मिल गया 60 प्लस v। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन से इंस्टेंट पे निकालना है, t इक्वल टू 1 पे। तो आप बोलेंगे हाँ, एट t इक्वल टू 1 वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 4 विच इज 10। तो ये यूज होने वाले, समझे ना, बहुत ज्यादा हाईफाई यूज नहीं होंगे लेकिन यूज होंगे, जैसे डिफरेंशिएशन यूज किए। वैसे ही अगर मैं ये क्वेश्चन को पूछ लेता आपको कि इफ वेलोसिटी इज 3t² प्लस 4, फाइंड डिस्प्लेसमेंट s, displacement which is represented by s at t equal to 0 to t equal to 1। तो t equal to 0 से t equal to 1 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये पूछ लिया है। फ्रॉम t equal to 0 से कितना मूव हुआ हो, t equal to 0 से लेके t equal to 1 में, है ना, पहले 0। तो वेलोसिटी दिया है, तो हमें अभी वापस से यही फॉर्मूला में यूज कर रहा हूं v ds बाई डी टी, लेकिन मुझे s निकालना है। मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dv बाई डी टी मिल जाएगा। मैं बोलूंगा नहीं यार, इसको मैं लिखता हूं ds बाई डी टी इज इक्वल टू 3t² प्लस 4। अब ds इज इक्वल टू 3t² प्लस 4 dt। अब हमें ये ds हटाने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समझे आप, इंटीग्रेट करेंगे। यहां पर देखो हम क्या, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी आती है, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पे डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो वेलोसिटी हमें दिया है, हमें इंटीग्रेट करना होगा उससे। तो ds का इंटीग्रेशन तो ऐसे ही ले लेता हूं मैं, 3t² का क्या इंटीग्रेशन होगा, t³ 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 4 का इंटीग्रेशन 4t। अच्छा एक बात याद रख लो, dx इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, सही बात है, मतलब dx ऑफ x का इंटीग्रेशन, x का डिफरेंशियल 1 होता है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन x ही हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, 4 है, 4 का इंटीग्रेशन dt विल बी 4t और प्लस c। तो आपको लेफ्ट हो गए थे क्या? यस अच्छा फिजिक्स क्वेश्चन फॉलो किए कि नहीं, आई वाज लेफ्ट ड्यूरिंग द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, इसको वापस करो। देखो अभी मान लो, सुनो बात को समझो, इस क्वेश्चन को वापस देख लो, एक मिनट में भूल जाऊंगा मैं। मैंने ये क्वेश्चन में क्या किया, वेलोसिटी एस दिया हुआ था और वेलोसिटी निकालना था, डिफरेंशिएट किया। अब मुझे वेलोसिटी दिया है तो मैं डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डी बाई डी टी विच इज नॉट एस, वेर एस वी इज डी एस बाई डी टी। तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, इस v को लिखूंगा डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 3t² प्लस 4, और फिर इसको ds को इधर रख दूंगा और यहां लिख दूंगा 3t² प्लस 4 dt। अब देखो मैं इंटीग्रेट करूंगा इसे, मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मैं dt
तो मैं अभी इंटीग्रेशन पूरा पढ़ाना बाकी है। यहाँ 0 to 1 लिखेंगे इंटीग्रेशन, और ये मान लो 0 to s, तो ये इंटीग्रेट होके s मिल जाएगा, और ये इंटीग्रेट होगा इस तरह से t2 + 1 विच इज 3/3 + 4t, ये इंटीग्रेट हो गया, और ये अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो ये अभी पढ़ाना बाकी था। अगर इंटीग्रेशन में अगर लिमिट्स आ जाए वो पढ़ाना भी बाकी है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि वेलोसिटी अगर आपको चाहिए तो s को आपको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन अगर s आपको गिवन है, s आपको गिवन है तो आप डिफरेंशिएट कर दोगे, लेकिन आपको वेलोसिटी अगर गिवन है तो आपको वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा s निकालने के लिए। तो हमने क्या कि इंटीग्रेट की, तो इंटीग्रेशन जनरली सिंपल रहेंगे, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं कॉम्प्लेक्स हो, वो जनरली प्रूफ्स में आ जाते हैं। अजीब अजीब कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले जो है ना फिजिक्स में, हम तो फॉर्मूला याद रखते हैं, लेकिन उसके प्रूफ में इंटीग्रेशन आते रहेंगे बहुत बार। तो हमको इंटीग्रेशन थोड़ा यूज टू होने के लिए हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, भले हम बहुत एक्सपर्ट ना हो जाए, लेकिन हमको फंडामेंटल इंटीग्रेशन, जैसे कि t² का इंटीग्रेशन तो आ ही गया आपको ना, काइनेमेटिक्स में तो इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेट नहीं आएगा इंटीग्रेशन, साइन टी कॉस टी कॉस 3t ऐसे ही आएंगे, लेकिन कभी कभी आगे आएंगे तो आप यूज टू हो जाओगे धीरे धीरे, इसका तो स्ट्रेस मत लो। कुछ कुछ चीजें ना टाइम के साथ आएंगी, जैसे ये तो बहुत इजी लगेंगे आपको 12th में, जब इंटीग्रेशन आएगा तो हम पढ़ेंगे तो बहुत इजी लगेंगे अभी, लेकिन ये हजम नहीं होता है, ये रॉ दिमाग है ना, थोड़ा पढ़ पढ़ के चीजें इजी होता है। देखो सुनो, एक और एक ये जो होता है इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। इनडेफिनाइट था वो, ये डेफिनाइट है, इसमें ना डेफिनाइट आंसर आएगा, डेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब आंसर एक वैल्यू आएगा। तो a से b अगर तुम इंटीग्रेट कर रहे हो कोई फंक्शन को, तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन से हम इंटीग्रेट कर दिया, हमें नया फंक्शन मिल गया कैपिटल f(x), तो हम लिमिट ऐसे मेंशन कर देंगे a से b, और जो वेरिएबल है उसके अंदर एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे जो b है, माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, ऐसे वर्क करता है। 2 मिनट में समझ जाएगा। जैसे कि 0 से 1 अगर मैं x dx निकाल रहा हूं, तो 0 से 1 हमारा x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻1 + 1/1 + 1 इंटीग्रेशन हो गया, प्लस c नहीं लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन हो गया, हमें क्या मिला x²/2 ये मिल गया, राइट। तो ये जो लिमिट्स है ये लोग ये इधर लिख देंगे 0 to 1 0 to 1, लास्ट में देखो इंटीग्रेशन हमने इंडेफिनाइट जैसे किए सेम, बस लास्ट में हम अपर लिमिट पुट करेंगे, ये जो x है उसकी जगह 1 पुट कर देंगे, तो 1²/2 माइनस फिर ये x की जगह, इस x की जगह एक बार 1 पुट करेंगे, और उसी माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर देंगे x की जगह, तो 0²/2, तो आंसर आपको मिला 1/2। इसमें कोई डेफिनेट आंसर मिला है 1/2, इसमें लिमिट्स पुट कर देते हैं हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझा कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग? Yes. इसको लिखो फिर वो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें एक कर लो 1 2 3, एक काम करो 0 से π/2 या तो 90 डिग्री मतलब sin x dx, दो क्वेश्चन कर लो। I have a question. Like, why didn't we include 0? Why didn't we? Like, in the formula, there was FB minus FA, right? हाँ, So, FB, we did 1 का, okay, but 0 का तो क्या है ना? 0 किया ना, ये जो भी फंक्शन है इधर जो भी आंसर मिल रहा है उसमें अपर x की जगह पहले b पुट करते और फिर x की जगह a पुट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें फंक्शन मिला x²/2 मिला, उसमें एक बार हमने x की जगह 1 पुट किया 1²/2, और एक बार 0 पुट किया, तो क्या हो गया 0²/2 विच इज 0।
इसलिए उसको लिखा ही नहीं आगे। 0² 0, 0 जगह बाई कि x की जगह पुट करना है कि n की जगह? एन तो है ही नहीं ना क्वेश्चन में, वेरिएबल इज एक्स। एन तो एन का कोई रोल नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन में देखो आप, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस एक्स, है ना? ये फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन प्लस सी मत लिखो, डब्बा बना दो। और यह जीरो, यहाँ तो एन है ही नहीं, एन का नहीं है, एक्स की जगह 0 से पाई बाई 2। अब क्या करो, ये फंक्शन है हमारा, इसमें एक्स है, इस एक्स की जगह अपर लिमिट, तो पहला आएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट कॉस 0, 0 इज लोअर लिमिट। तो कॉस पाई बाई 2 0 होता है, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया, पाई बाई 2 इज पाई को ले 90 डिग्री, है ना, 180/2। तो कॉस 90 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो इसका आंसर आ गया -1। समझे आप? एन का कुछ नहीं है उसमें, अपर लिमिट लोअर लिमिट एक्स की जगह आएंगी। एक्स इज अ वेरिएबल, एन तो फिक्स रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, उसकी जगह पुट कैसे करेंगे आप? वो तो फिक्स है, इधर 1 है। थ्री का इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा, 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है। मेरे को लगता है ये हो रहा होगा। पहला पहला स्टेप मुझे बता देंगे, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हुआ? x raised to 4 upon 4 हाँ, -2x² का 2x cube upon 3 प्लस plus 9 upon 2 9/2 कैसे? 3x। क्या 3x? हाँ, 3x। अब यहाँ पर 1 2 3, अब जितने भी x है उनकी जगह But that 3 is पुट कर not दो। 3x ना? अच्छा सुनो सुनो मेरी बात, 1 का इंटीग्रेशन x होता है इनडेफिनाइट में, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। ओके, याद रखो इसको। वैसे ही अगर 3 dx है तो 3 बाहर निकल जाएगा और यहाँ 1 dx आ जाएगा, मतलब तो विच इज 3x प्लस सी। हम लिखनी, हम डेफिनेट में प्लस सी लिखते, लिमिट्स डालते हैं, समझे? But 3 can be integrated ना? हाँ, 3 इज गेटिंग इंटीग्रेटेड एंड वी आर गेटिंग 3x, क्योंकि 3x का डिफरेंशिएशन 3 है, तो 3 का इंटीग्रेशन 3x होगा ना। 3 को इंटीग्रेट ही तो कर रहे हैं, तो 3x मिल रहा है ना, चेंज हो रहा है ना, सेम थोड़ी कर रहा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 3 अकेला है तो उसके बाजू x का पावर 0 है ना? तो ये इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 3 बाहर निकला और x इज पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सी, तो 0 प्लस 1 इज 3x। आप याद रखो, 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो 3 का इंटीग्रेशन 3x, 100 का इंटीग्रेशन 100x, √2 का इंटीग्रेशन √2x। फातिमा, समझा ना ये बात? याद रहेंगे, अभी इसको याद रख लेना। अब अपर लिमिट पुट कर But I देंगे। just remember कि if there is an alone number, it will be हाँ, 3x. वही मैं बोल रहा हूँ, उसको याद ही रख लो ऐसे। हाँ, एक नंबर है, अगर 4 है तो उसका इंटीग्रेशन 4x होगा, 4x प्लस सी, लेकिन तो मतलब डेफिनेट। कितना number? तो अपर लिमिट पुट के 3⁴/4 x की जगह माइनस 2 3³ 3 प्लस 3 × 3 माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे, x की जगह 1 आएगा, लोअर लिमिट इज 1, 1⁴/4। अब मैं इसको सॉल्व छोड़ दो, उसको 1³ 3 जो भी वैल्यू आ रही 1, तो जो भी वैल्यू आ रही।
मैं तुमको 5-10 क्वेश्चन बना के देता हूँ क्योंकि मेरे को इजी क्वेश्चन नहीं मिल रहे बोर्ड की बुक में भी, क्योंकि इसमें फॉर्मूले बोर्ड में बहुत फॉर्मूले थे ना, इसमें कम बहुत कम फॉर्मूले थे, हर क्वेश्चन में जो फॉर्मूला इधर मेंशन नहीं उसमें क्वेश्चन दिख रहा है। ये लिखना हो गया? नो, कहाँ पर होगा? सुनो ये क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूँ, बस मुझे बताना था। डिस्प्लेसमेंट दिया था तो वेलोसिटी हमने डिफरेंशिएट करके निकाल ली है ना, ऊपर में पूरा लास्ट तक आंसर पहुंचा था 10। अब या अगर हमें वेलोसिटी दिया है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमको इंटीग्रेट करके हम लोग शुरू हो गए थे, यहां तक ये समझा था आपको? देखो यस, तो ये इंटीग्रेशन बच गया था हमारा, इंटीग्रेशन तो हो गया था लेकिन अपर लिमिट, अब देखो टी की जगह 1 आएगा, 1 क्यूब प्लस 4 × 1 माइनस 0 क्यूब, ये टी वेरिएबल है ना इधर, एक्स रहता डी टी है, डी या एक्स तो टी वेरिएबल टी की जगह है, प्लस 4 × 0, तो आंसर आया 1 क्यूब प्लस 4 5, ये 0 हो गया। तो मतलब क्या हुआ, अगर वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये वाला 3t² प्लस 4, तो t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 1 में उसका डिस्प्लेसमेंट, उसमें डिस्प्लेसमेंट उसका होगा 5 का, समझे आप? इसलिए ओके, मेरे को इंटरवल इसलिए देना पड़ा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में इंस्टेंट पे निकाल पाऊंगा ना, मैं इंटरवल मुझे चाहिए, समझे आप, कहाँ से कहाँ तक। तो ये अपन यूज करेंगे तो हमारा और यूज हो जाएगा, और काफी सिंपल यूज होता है। जो सब्स्टिट्यूशन वो सब कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, वो जनरली बहुत कम यूज होता है, कई कई यूज होगा, लेकिन वो आपने देखा हुआ रहना चाहिए बस, तो वो यूज करेंगे तो एकदम ब्लैंक आउट ना हो। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये बाद में कॉपी करना, रखो। ले लिए इसका स्क्रीनशॉट ले। यस, बस अब मेरे को ना ये वेक्टर आज खत्म करना है ताकि कल नया चैप्टर चालू, मतलब वेक्टर चालू कर पाए। उसके क्वेश्चंस दे दूंगा मैं बना के आपको, मेरे को मिल नहीं रहे। देखो बस लास्ट बात, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इंटीग्रेशन का, हमने याद है आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़े थे, तो वो क्या था, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट, याद है, dy/dx इक्वल टू tan थीटा m था। नहीं याद है। अरे बाबा, dy/dx क्या था, स्लोप था ना, अरे हाँ हाँ हाँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यस, स्लोप का, टेंजेंट का स्लोप देता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है ना, ये एरिया देता है। एक फंक्शन है, मान लो y इक्वल टू f(x) ऐसे जा रहा है, x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b के बीच में ये जा रहा है, तो इंटीग्रेशन a से b f(x) dx जो है ना, वो हमें ये एरिया देता है, ये वाला एरिया, ओ, ये एरिया ए एरिया देता है। एकदम सिंपल एग्जांपल अगर ले लें हम लोग समझाने के लिए, मान लो x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 तक आप जा रहे हो, और आपका फंक्शन है y इक्वल टू 3 फंक्शन है, तो y इक्वल टू 3 विल बी अ लाइन पैरेलल टू y इक्वल टू 0, है ना। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, x की लिमिट 1 से 4, और हमारा f(x) dx। अब बाई चांस y इक्वल टू 3 है तो y f(x) होता है, f(x) 3 है हमारा, तो इधर इस ग्राफ के लिए 1 to 4 3dx। अब मुझे बताओ 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 3x, 3x। अब 3 तो कांस्टेंट है, x हो गया, x की जगह एक बार 1 से 4, है ना, अपर लिमिट डालोगे 4 आएगा x की जगह, L minus 3, -1, तो फाइनल क्या मिला 9। 9, yeah, अब ये रेक्टेंगल बन गया ना, इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, y इक्वल टू 3 लाइन है, और ये 1 से 4 जा रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, तो 3 yeah, इंटू 3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वे जस्ट शॉर्ट एग्जाम्पल जस्ट टू गिव यू सेंस कि ये तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अब मान लो मैं बोल दूं y इक्वल टू साइन एक्स का एरिया निकालो, तो अब ऐसा ग्राफ बनता है उसका, तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, साइन एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से π/2 जो भी है,
ओके। कि ये मतलब है इसका। अब इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको जब यूज़ होगा तभी करेंगे। अच्छा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो।